हाउसिंग क्राइसिस किस तरह से प्रॉपर्टी प्राइसेस को इम्पैक्ट कर रहा है वेस्टर्न कंट्री के अंदर, ये आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। एक पॉडकास्ट है यासीन के साथ। अगेन, यासीन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उनके उनको फॉलो कर सकते हैं आप। यासीन एक रियल्टर भी हैं कनाडा के अंदर, तो वो उनको उनको कनाडा के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा आइडिया है कि इस वक्त हाउसिंग मार्केट किस तरह से चल रही है और आगे क्या होने वाला है। और इनफैक्ट आपके लिए भी, अगर आप कनाडा में हैं, नहीं हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, और अगर नहीं भी जाना चाहते तब भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट है, इन इकोनॉमीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, तो ये कैसे चलती हैं। तो बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन थी, तकरीबन 40 मिनट्स की पॉडकास्ट है। मैंने कुछ टाइम स्टैम्प इस वीडियो के नीचे डाल भी दिए हैं, आप देख भी सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट है। मैं हमेशा सोचता था कि किस तरह से लोग मल्टीपल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ बना लेते हैं। इसके अंदर अपने जानने वालों में से मैंने देखा था कुछ लोगों के 3-4 घर होते थे, लेट्स से कनाडा के अंदर, यूके के अंदर, और वो उसको रेंट पे दिया होता था उन्होंने। तो वो उसका क्या पूरा प्रोसेस है, और वो वाक़ई कोई अच्छी चीज़ है इस तरह से वेल्थ बिल्डिंग के लिए, ये कोई अच्छी चीज़ है, या इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं प्रॉपर्टी के अंदर? बीइंग समवन जिस जो कि चाहता है कि रेंटल इनकम्स के थ्रू अपना फाइनेंसेस रन कर सके, अपना हाउस होल्ड चला सके। इज़ इट पॉसिबल? इज़ इट वेरी ईज़ी? ये सारी बातें हमने की हैं आज। तो विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सो एज़ आई सेड बिफोर, यासीन हमारे साथ हैं। यासीन इज़ माय ओल्ड फ्रेंड एंड ही इज़ वर्किंग इन सिस्को राइट नाउ, और कनाडा में होते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो कैनेडियन हाउसिंग मार्केट से रिलेटेड है, और कैनेडियन हाउसिंग मार्केट को अगर हम एक्सटेंड करें टुवर्ड्स दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़, तो वो भी हमको एक एक अच्छा पर्सपेक्टिव देता है कि जो जो इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, उसके अंदर ऑलमोस्ट कोई सेम सिनेरियो बन रहा होता है। तो हम, क्योंकि यासीन कनाडा में रहता है, यासीन बाय द वे एक रियल्टर भी हैं, और लाइसेंस्ड रियल्टर हैं, और वो वहाँ पर अच्छी तरह से मार्केट को सर्च कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी। तो यासीन का टिकटॉक चैनल भी है, यासीन का यूट्यूब चैनल भी है। इफ यू वांट यू कैन गो एंड सब्सक्राइब टू हिम एज़ वेल। और इसके अलावा हम बात करेंगे बेसिकली कि जिस तरह मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बात की हुई है कि किस तरह से लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बना रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं अपनी प्रॉपर्टी वेल्थ को। मैं अब थोड़ा-सा चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन लेट्स से उसको वेल्थ कह लें आप, अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। आपके बहुत सारे शायद जानने वाले हों जो कि कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हों, वो 5-5 घरों के मालिक होते हैं, 10-10 घर भी होते हैं लोगों के। तो वो किस तरह से कर रहे होते हैं? कैश पे तो ऑफ कोर्स नहीं होता है, लेकिन वो किस तरह से वो इस तरह से कर लेते हैं कि वो इतनी प्रॉपर्टीज़ के ओनर बन जाते हैं। तो यासीन से आज हम बात करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे इसके अंदर, जो आज डिस्कशन का पार्ट होंगे। आई होप कि मैं इस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट करूँ इस वीडियो को कि मैं नीचे टाइमलाइन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएँ। तो यासीन, वेलकम टू द शो। और क्या क्या कहेंगे यार, मार्केट के बारे में आजकल क्या चल रहा है? और आई थिंक कि कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है। जब मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर बताया था कि दुबई और टोरंटो को कंपेयर करें, तो उस वीडियो के अंदर आई शोड दिस यूबीएस एग्जांपल, जिसके अंदर दुबई की मार्केट काफ़ी ज़्यादा फेयर वैल्यूड थी पहले 2020 के अंदर। तो खैर वो अंडर वैल्यूड हो गई थी, लेकिन फेयर वैल्यूड है इस वक़्त। और टोरंटो को कंपेयर करें तो वो ऑलमोस्ट कोई सबसे ज़्यादा बबल रिस्क की बात करें तो टॉप पे है बबल रिस्क के अंदर। तो इस वक़्त भी ऐसी बिल्कुल, सिचुएशन है। ओवरऑल क्या सिचुएशन है मार्केट की, वो उस पे ज़रा थोड़ा-सा आज हम बात करेंगे, तो बिल्कुल। एक्सप्लेन करें प्लीज़? बिल्कुल, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाली ख़ास करके उन लोगों के लिए जो इमिग्रेंट्स हैं, जो इस वक़्त या तो पाकिस्तान इंडिया से मूव होके कनाडा आ रहे हैं या ऑलरेडी कनाडा आ चुके हैं और वो इस प्रोसेस में हैं, हाउस बाइंग प्रोसेस के अंदर। तो इनके लिए इस इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लोग जो नए इमिग्रेंट्स आते हैं, वो उनको इतना अंदाज़ा नहीं होता मार्केट डायनामिक्स का और वो गलत डिसीज़न ले बैठते हैं जो कि फाइनेंशियली आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीज़न होता है। तो अगर हम हाउसिंग को ग्लोबल लेवल पे देखें, तो हमें अंदाज़ा होगा कि जो रियल एस्टेट एसेट क्लास है, वो तमाम एसेट क्लासेस से सबसे बड़ी है, यानी कि बाय बाय डॉलर अमाउंट। तो इवन इक्विटी से भी ज़्यादा, यानी कि अगर आप स्टॉक्स को भी कंपेयर करें रियल एस्टेट अक्रॉस द होल वर्ल्ड, रियल एस्टेट इज़ द बिगेस्ट एसेट क्लास राइट नाउ। तो खास करके जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे इकोनॉमी चलती ही डेट के ऊपर है, तो हाउसिंग उसका एक बहुत बड़ा पिलर होता है। यानी कि अगर आप कंपेयर करें ना साउथ एशियन कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान, इंडिया है, बांग्लादेश, श्रीलंका, वहाँ पे तो ज़्यादातर लोग कैश पे घर खरीदते हैं क्योंकि अभी भी वहाँ पे मॉर्गेज का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। एक बहुत ही स्मॉल सबसेट ऑफ सिटिज़न्स हैं जो मॉर्गेज पे घर लेते हैं, जो कि अभी बेचारे यंग प्रोफेशनल हैं जिनके पास इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो वो मॉर्गेज का सहारा लेते हैं। लेकिन अगर हम वास्ट मेजॉरिटी को देखें, तो अभी भी वो जो है कैश के ऊपर घर खरीदते हैं क्योंकि वो जनरेशनल वेल्थ होती है जो ट्रांसफ़र होती है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में हमने देखा है कि चाहे वो यूरोप हो, नॉर्थ अमेरिका कंट्रीज़ हो, यानी कनाडा, यूएस, उन तमाम कंट्रीज़ में सारा का सारा जो रियल एस्टेट बिज़नेस है वो डेट के ऊपर होता है। तो जब
रियल एस्टेट बूम करती है तो इकोनॉमी बूम करती है, लेकिन अगर रियल एस्टेट डाउन होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर आता है। क्योंकि अगर आप रियल एस्टेट को प्रोफेशन को देखें तो उसमें कितने सारे दूसरे प्रोफेशन जो हैं वो रिलेटेड है, यानी कि कंस्ट्रक्शन तो है ही है। इसके अलावा बैंकिंग इन्वॉल्व होता है, इसमें लेंडर्स हैं, बैंकिंग के लेंडर्स भी हैं, कुछ प्राइवेट लेंडर्स भी हैं, तो उनका बिज़नेस इन्वॉल्व होता है। फिर आपके पास सर्वेयर्स हैं, जो सर्वे करते हैं प्रॉपर्टीज़ के, इवैल्यूएशन करते हैं। फिर इसके बाद आपके पास रियल्टर्स हैं, जो रियल एस्टेट सेल्स प्रोफेशनल होते हैं, उनका बिज़नेस होता है इसके साथ। फिर लॉयर्स हैं, इसके अलावा जो इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं, जो कि घर को डिज़ाइन करते हैं सेल करने के लिए, उनकी प्रेज़ेंटेशन इम्प्रूव करने के लिए, तो जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका बिज़नेस भी इन्वॉल्व होता है। तो रियल एस्टेट के साथ काफ़ी सारे दूसरे प्रोफेशंस इन्वॉल्व हैं। तो जब भी रियल एस्टेट नीचे होती है, तो वो तमाम प्रोफेशंस जो हैं, वो भी इम्पैक्ट होते हैं, तो उनमें फिर ले-ऑफ्स होते हैं। अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़ में देखा है कि काफ़ी जो लेंडर्स हैं, वो अपने मॉर्गेज इन एडवाइज़र्स को ले-ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास डिमांड इतनी सिग्निफिकेंटली स्लो हो गई है कि उनके लिए ओवरसाइज़ था इतनी बड़ी टीम रखना, तो वहाँ पे ले-ऑफ्स हो रहे हैं। यानी कि एक तरफ देखा है ना कि टैक्स सेक्टर में ले-ऑफ हो रहे हैं, उसकी वजह तो डिफरेंट है, लेकिन रियल एस्टेट डाउन होने की वजह से जितने भी रियल एस्टेट के साथ जितने प्रोफेशनल्स एसोसिएट होते हैं, वो अब ले-ऑफ के प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि अगेन आप साइकिल के किस हिस्से में हैं, क्योंकि यू कैन बी एंडेड ऑन ईदर ऑफ द साइकिल। तो इसके लिए डिसीजन लेने से पहले इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अच्छा, अभी मॉर्गेज लेंडर्स की बात की थी, तो वो मॉर्गेज कंसल्टेंट्स की बात की थी, जो ले-ऑफ्स की बात हो रही है, रियल्टर्स तो वो भी ऑफ कोर्स ले-ऑफ हो वो रहे भी होंगे, तो वो इम्पैक्टेड है। थोड़ा-सा एक एक्सप्लेन हाँ, कर दो कि जो है ना मॉर्गेज हाँ, रियल्टर्स कंसल्टेंट्स कौन नॉर्मली होता है? हाँ, रियल्टर्स नॉर्मली सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है? उनका ब्रोकरेज से लिंक होता है, बट दे आर नॉट सैलरीड पर्सन, वो कमीशन के अच्छा, ऊपर अपना काम करते हैं। राइट। लेकिन अक्सर मॉर्गेज ब्रोकर्स जो होते हैं, वो किसी न किसी लेंडिंग एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए होते हैं, खास करके जो बैंक्स जितने भी हम कहते हैं ना कि जो मेन स्ट्रीम बैंक्स हैं कनाडा में, जैसे आरबीसी है, टीडी बैंक है, स्कॉशिया है, तो उनके अपने पेरोल के ऊपर उनके मॉर्गेज एडवाइजर्स होते हैं। तो हमने देखा है कि लास्ट 2 इयर्स में ये जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस जनरेट हुआ था ना इकोनॉमी के अंदर, तो उससे एक एक्स्पोनेंशियल बूम आया था। उस हुँ, बूम को कैच अप करने के लिए इंडस्ट्री के तमाम वर्टिकल्स ने एक्स्ट्रा हायरिंग की, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि ये बूम जो है वो टेम्परेरी है और आगे जाके ये बस्ट हो जाएगा, बट दे जस्ट वांटेड टू कैच अप विद दैट बूम। तो उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हायरिंग की। इसी तरह अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखें तो उन्होंने अपनी इन्वेंट्री को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ाया। अभी अमेज़न ने अनाउंस किया कि 11,000 पीपल वो ले ऑफ कर रहे हैं ग्लोबली। वो क्यों हुआ? 11,000 वो यस। इसीलिए ना क्योंकि अगर आप 2019 में उनकी वर्कफ़ोर्स देखें, वो तकरीबन 800,000 के करीब थी। हुँ, लास्ट ईयर में उन्होंने अपनी वर्कफ़ोर्स को डबल किया। वो हुँ। इसलिए किया क्योंकि उन्होंने जो डिमांड देखी, उसको उन्होंने कैच अप करने की कोशिश की। लेकिन अब उनको ये अंदाज़ा हो रहा है कि वो जो डिमांड थी, वो आर्टिफ़िशियल थी और अब वो बिल्कुल बस्ट हो गई है। तो जो उन्होंने एक्स्ट्रा हायरिंग की थी, अब उनको ले ऑफ करना पड़ रहा है। हाँ, तो इनफैक्ट यही वो मीम भी देख रहा था कि लोग जो हैं कह तो रहे थे कि ट्विटर के ऊपर जब इलॉन मस्क ने ओनरशिप ली थी उसकी, तो बहुत सारी उल्टी-सीधी हरकतें की उसने, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि इतनी बड़ी वर्कफ़ोर्स की प्रॉब्ली ज़रूरत नहीं थी और वो उसमें जाके काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे काम कर रहा है, जो शायद लोगों को बुरा लग रहा हो, लेकिन मेरे ख़्याल से वो ही विल कम आउट ऑफ इट और वो उसको प्रॉफ़िटेबल बना देगा क्योंकि वो बंदा है इस तरह का कि वो कुछ भी कर सकता है। ऑल्दो कि हम उसमें बहुत सारी उसकी चीज़ों से डिफरेंस ले सकते हैं हुँ। उसमें, मतलब हमें नहीं समझ में आती वो चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें वो जो ये कर रहा है इस वक़्त, मुझे लग रहा है कि वो ट्विटर को जो है बहुत ज़्यादा लीन कर देगा और प्रॉफिटेबल बना देगा। तो वो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं इस तरह की बिल्कुल। सिचुएशन में। सीईओ का काम ही ये होता है कि उसने किस तरह शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट जो है इम्प्रूव करना है। तो शेयर होल्डर का प्रॉफिट तो इम्प्रूव तभी होगा जब स्टॉक परफॉर्म अच्छा करेगा। तो स्टॉक को परफॉर्म करने के लिए ऑफ कोर्स उनको ओवरहेड्स कम करने पड़ेंगे, ओपेक्स कम करना पड़ेगा। अगर आपकी ग्रोथ इतनी नहीं हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। राइट, राइट। तो तो मेरा पिछला पॉइंट हाँ, ये था कि जिस तरह हम टेक सेक्टर में देख रहे हैं ले ऑफ हो रहे हैं और उसकी वजह यही थी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हायरिंग हुई लास्ट 2 इयर्स में। बिल्कुल उसी तरह जब रियल एस्टेट बूम हुआ था, तो जितने भी रियल एस्टेट से एसोसिएटेड लोग हैं, चाहे वो मॉर्गेज एडवाइज़र्स हों या फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स हों या जो अप्रेज़ल करने वाले सर्वेयर्स होते हैं, उन तमाम लोगों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी हायरिंग की थी। अब सब ले ऑफ के प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। तो इट इज़ हैविंग अ वेरी, वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट राइट नाउ इन द इकोनॉमी। राइट, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर ठीक है, वो तो इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका, जो जो भी ओवरऑल सिचुएशन है, क्योंकि पहले गवर्नमेंट ने स्टिमुलस दिया हुआ था, गवर्नमेंट ने पैसे दे रहे, और इनफैक्ट अभी भी मैंने देखा था कनाडा में वो $500 दे रहे हैं आई थिंक, जो लोग रेंटर्स हैं। मतलब हाँ। वही बात है, वो तो इन्फ्लेशन को और इंस्टिगेट कर रहे हैं जब वो इस तरह की एग्ज़ैक्टली। जो चीज़ें करेंगे। अच्छा हम समझते हैं कि शायद उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा
क्योंकि ये तो एक कॉमन सेंस की बात है ना कि अगर आप इन्फ्लेशन ऑलरेडी इतना हाई है और आप अगेन फ्री मनी बाँट रहे हैं लोगों को, तो उससे तो और परचेज़िंग पावर जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी और स्पेंडिंग बढ़ेगी। बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे पॉलिटिकल रीज़न होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट्स बाय करने होते हैं। ये उनके पास एक ईज़ी तरीका होता है किस तरह वो ये चेक्स हैंड आउट करके या कैश हैंड आउट करके लोगों के वोट खरीदते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इसका इन्फ्लेशन पे और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि जब आप फ्री मनी इंजेक्ट करते हैं ना सिस्टम के अंदर तो ऑफ कोर्स इट एंड्स अप इंक्रीजिंग द इन्फ्लेशन रेट राइट। ओवरऑल। अच्छा, अगर वैसे मैं देखता हूँ तो कनाडा की मार्केट एंड यूएस की मार्केट उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इनफैक्ट के विदिन कनाडा ही डिफरेंट सिटीज़ के अंदर काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन अगर हम इवन टोरंटो को बात करें, मेन स्ट्रीम सिटीज़ की इन द यूएस, लाइक लेट्स से न्यूयॉर्क की बात कर लें या कैलिफोर्निया की बात कर लें, तो वो फिर भी एट पार नज़र आते हैं। लेकिन बहुत सारे सिटीज़ हैं विदिन यूएस, लेट्स से बहुत मशहूर सिटीज़ ह्यूस्टन टाइप के, जहाँ प या फ्लोरिडा, जहाँ पर जो है वो आपको बहुत कम रेट्स में घर मिलते हैं और कंपेयर टू टोरंटो, जहाँ पर टैक्सेस भी ज़्यादा हैं, जहाँ पर हाउस प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हम यूएस हालाँकि बराबर में ही है उसके, तो यूएस और कनाडा में हुँ। क्या बेसिक डिफरेंस है जो हाउसिंग मार्केट में हम देख सकते हैं? ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन किया आपने अभी। डिफरेंस ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में तो नहीं है। कंस्ट्रक्शन तो दोनों जगह एक ही जो हो रही है, वही लंबर यूज़ हो रही है, वही मटेरियल यूज़ हो रहा है, लेबर भी ऑलमोस्ट उसी तरह की है। लेकिन जो फ़र्क आता है वो एक तो कनाडा की ब्यूरोक्रेसी है, यानी कि कनाडा की जो म्युनिसिपल और प्रोविंशियल लेवल पे ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि अगर आप बिल्डर हैं और आपने एक नया अपार्टमेंट प्रोजेक्ट, कॉन्डो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो इट विल टेक यू एट लीस्ट 5 टू 6 इयर्स टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट। और उनमें से जो पहले के 2 साल होते हैं, वो सिर्फ़ पेपर वर्क में खत्म होते हैं। परमिट्स इश्यू करवाना, सर्वे करवाना और गवर्नमेंट से सारे लाइसेंसेस निकलवा के परमिट्स अप्रूव करवाना, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और ये तो किस तरह एक की बिल्डिंग ब्लॉक की बात हो रही है? मतलब ये कोई घर रेज़िडेंशियल, की नॉर्मल हाँ, घर की बात हो रेज़िडेंशियल, रही है या बिल्कुल, एक जितने कोई भी एरिया की बात हो रही है? जैसे अगर आपने एक लार्ज स्केल मल्टी फैमिली प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कॉन्डो अपार्टमेंट या अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको सारी प्लानिंग करवानी पड़ती है म्युनिसिपल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, सारे परमिट्स इश्यू करवाने पड़ते हैं। फिर इनके कुछ चेक्स होते हैं कि उन्होंने ग्रीन स्पेस को प्रोटेक्ट रखना है। हालाँकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे लैंड है कनाडा में, लेकिन आयरनी ये है कि कनाडा मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री है फ्रॉम रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव, इतनी हुँ, वास्ट लैंड होने के बावजूद। उसकी हुँ। वजह ये है कि एक तो इनकी अपनी ब्यूरोक्रेसी है, जो चीज़ों को स्लो डाउन करती है और फिर इनके अपने फीसेस टाउन की, सिटीज़ की किसी भी परमिट को अप्रूव करवाने की उनकी अपनी फीसेस हैं जो कि ऐड अप होती हैं कॉस्ट के अंदर। तो ये एक मेजर डिफरेंस है यूएस और कनाडा में। और दूसरा है कि कनाडा की जो हाउसिंग मार्केट है वो इमिग्रेंट ड्रिवन है। लास्ट 10 टू 15 इयर्स के अंदर जितने इमिग्रेंट्स कनाडा में आए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने इस मार्केट को ड्राइव किया है। लेकिन यूएस को अगर हम देखते हैं, यूएस में इतना ज़्यादा इन्फ्लो नहीं है एमिरेट्स का कंपेयर टू कनाडा, क्योंकि यूएस इटसेल्फ काफ़ी बड़ा है, एस्टेब्लिश कंट्री है, यानी कि अराउंड 350 मिलियन पीपल रहते हैं वहाँ पे। कनाडा की जो पॉपुलेशन है वो मेयरली 37-38 मिलियन लोगों की है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है ना। तो अगर 38 मिलियन की पॉपुलेशन में अगर लेट्स से 1 मिलियन लोग आ जाते हैं 2 साल में, दैट इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज इन्फ्लक्स। तो उस उनको अकोमोडेट करने के लिए ऑफ कोर्स हाउसिंग चाहिए। तो हाउसिंग की डिमांड इसी वजह से हमेशा रही है कनाडा में एटलीस्ट लास्ट 15 इयर्स के अंदर। लेकिन यूएस में ये सिनेरियो नहीं है। यूएस में इतनी इस रेशियो से लोग नहीं आते। आते हैं अभी भी, लेकिन कंपेयर टू इट्स ओवरऑल पॉपुलेशन वो जो रेशियो है वो काफ़ी नेग्लिजिबल है। हाँ, क्योंकि तो वो एक तो अभी ये मैं फ़र्क हो देख रहा गया। था। हाँ, हुँ, मैं अभी देख भी रहा था कि वो उन्होंने नए टारगेट्स अनाउंस किए हैं, ऑलमोस्ट 5 लाख पर ईयर के टारगेट्स अनाउंस किए हैं इमिग्रेशन के, कनाडा में। तो हुँ, ज़ाहिर-सी बात है वो भी एक फैक्टर प्ले करेगा। नए लोग जब आएँगे तो बिल्कुल, उनको हाउसिंग चाहिए होगी, चाहे वो खरीद रहे हों, चाहे वो रेंट पे जा रहे हों। इन एनी केस उनको घर तो चाहिए होंगे। बिल्कुल। और ये इमिग्रेशन कंट्रोल होगी फेडरल लेवल पे और हाउसिंग का जो सब्जेक्ट है वो है प्रोविंशियल और म्युनिसिपल। तो हुँ। इन दोनों गवर्नमेंट लेवल पे कोऑर्डिनेशन ही नहीं है कि एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इमिग्रेशन टारगेट्स बढ़ा रही है, लेकिन जो म्युनिसिपल और प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट है, उनके पास वो अ, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उस हिसाब से हाउसिंग भी क्रिएट कर सकें उन लोगों के लिए। तो दैट इज़ अ बिग डिस्कनेक्ट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऑफ कोर्स लोड पड़ता है सिस्टम के ऊपर, तो हाउसिंग ऑलरेडी यहाँ पे इतनी हॉट है, तो डिमांड एक्स्ट्राऑर्डिनरी और बढ़ जाएगी। खास करके रेंटल की, कि इमिग्रेंट्स जब भी लैंड होते हैं, सबसे पहले वो रेंट करते हैं घर। आके फ़ौरन तो घर खरीदते नहीं हैं। तो एटलीस्ट रेंटल हमेशा हॉट रहेगा यहाँ पे, अब आगे हुँ। आने वाले 2-3 सालों के अंदर, जब तक कि इमिग्रेशन स्लो नहीं होती। तो इसका मतलब है कि ये जो
जो डिप आ रही है इस वक्त जो हम देख रहे हैं, बाय द वे किस तरह की डिप आई है अगर हम देखें 2022 के अंदर जो भी डिप आई है वो 22, क्योंकि मैंने देखा था जो फरवरी में लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो सबसे ज्यादा इस वक्त हिट हुए हैं, और मतलब जो हुँ, टॉप पे चली गई थी प्राइस, आई थिंक वो जनवरी फरवरी स्टार्ट ऑफ 2022, वो उस टाइम पे सबसे सबसे ज्यादा, सॉरी, उस टाइम पे सबसे बिल्कुल। ज्यादा प्राइस थी, और उसके बाद से फिर वो नीचे आना शुरू हुई है। तो इस वक्त क्या सिचुएशन है? तो अगर हम स्क्रीन शेयर मैं करता हूँ तो आप देखें इस चार्ट को, ये बेसिकली सेल्स एक्टिविटी है ओवर द लास्ट आई थिंक 3 इयर्स 2017 से लेके क्वार्टर बाय क्वार्टर। तो आप देख रहे हम्म, हैं कि 2020 में जो सेल्स एक्टिविटी कितनी ऊपर चली गई थी, ऑलमोस्ट 2020, यस, 700,000 हाउसेस वर बीइंग सोल्ड इन ईच क्वार्टर, राइट, और उसके बाद राइट, से फिर वो डिक्लाइन हुई है। ठीक हम्म, है? तो ये तो सेल्स वॉल्यूम है। फिर अगर हम इसकी प्राइसिंग को देखते हैं, तो यहाँ देखिए आप, जनवरी 2020 में मार्केट एकदम पीक पे चली गई थी। उसके बाद से हम्म, उसने एक शार्प डाउन टर्न लिया है। तो हम्म, ब्लू लाइन जो है वो बेसिकली इंडेक्स है, इसको हम कहते हैं एचपीआई इंडेक्स, जो कि एक एग्रीगेट कंपोजिट बेंचमार्क होता है अक्रॉस द एंटायर कंट्री। लेकिन जो रेड लाइन है वो एवरेज प्राइस है। हम्म। तो जो एवरेज प्राइस को आप देखें तो एक शार्प डिक्लाइन आया है जनवरी के बाद से, और यानी ये कि ऑलमोस्ट ये तो कनाडा लेवल है ना? 800,000 से, हाँ, ये नेशनल लेवल के ऊपर है। यानी ओके, 800 से गिर के ऑलमोस्ट ये 600,000 के ऊपर अब सेटल हुआ है। तो ओके, ऑलमोस्ट $200,000 का डिफरेंस आया है विदिन अ मैटर ऑफ लाइक 10 मंथ्स। राइट, तो वो तो तकरीबन ये कोई 25% ऑलमोस्ट 30% के करीब का डिप बिल्कुल, है, और ये अगेन बिल्कुल। कनाडा लेवल पर है, तो अगर हम हाँ, टोरंटो की ये बात नेशनल करें तो लेवल पे वो, है। हाँ, अगर आप इंडिविजुअल सिटीज़ में जाएँ तो ऑफ कोर्स वो काफ़ी वेरी करता है। कनाडा और वैंकूवर जो है ये मेजर सिटीज़ है कनाडा के, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है, तो वहाँ पे तो काफ़ी करेक्शन आ चुकी है। लेकिन जैसे अगर राइट, आप कैलगरी में जाते हैं, तो कैलगरी में इतना डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि कैलगरी ऑलरेडी इतना लो था ऑयल प्राइसेज़ की वजह से, जो लास्ट 10 इयर्स में ऑयल प्राइसेज़ आया था, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी ऑयल ड्रिवन है। तो वहाँ की प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी बॉटम पे थी। तो वो हम्म। पैंडेमिक में थोड़ी-सी ऊपर गई भी है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं गई जितनी कि टोरंटो और वैंकूवर में गई थी। तो वहाँ की मार्केट अभी भी स्टेबल है। लेकिन टोरंटो, वैंकूवर दे हैव गॉन डाउन मेजर करेक्शन। प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही थी, तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है यूएई के अंदर, स्मार्ट क्राउड के नाम से। स्मार्ट क्राउड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली क्राउड फंडिंग के थ्रू आपके पास बहुत सारे मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ इनकी वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड होती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ में से किसी के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली हॉलिडे रेंटल के ऊपर ये इनका बिज़नेस मॉडल होता है, या कभी-कभी रेंटल भी होती है, नॉर्मल नॉर्मल प्रॉपर्टी रेंटल भी होता है। तो आपको इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप इसके अंदर, अगर आपके पास कम फंड्स हैं, और इवन अगर फंड्स हैं भी आपके पास, आप नहीं चाहते आप बैंक के पास मॉर्गेज करें, अपनी इन्वेस्टमेंट मॉर्गेज के थ्रू करें, तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप स्मार्ट क्राउड के थ्रू थ्रू इन्वेस्ट करें। स्मार्ट क्राउड आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 दिरहम्स, लेकिन मैं कहता हूँ एटलीस्ट 2000 दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर आप करते हैं तो आपको 250 दिरहम्स का बोनस भी मिलेगा, रेफरल बोनस होगा। अगर आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। मैंने मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं स्मार्ट क्राउड के अंदर, मैं मल्टीपल वीडियोस भी बनाता रहता हूँ स्मार्ट क्राउड की इन्वेस्टमेंट के बारे में, अपडेट भी रखता हूँ आपको। आई होप कि आपको ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगेगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त यार, ये तो यू शोन अस द ग्राफ्स एंड एवरीथिंग। तो अभी फिर वही बात आती है कि यूएस और कनाडा के अंदर और क्या डिफरेंसेस है? इमिग्रेशन इज़ वन ऑफ देम, और हुँ, जो मुझे समझ में आता है ब्यूरोक्रेसी, जो, क्योंकि जो बात हो रही थी ना कि अभी मैं दुबई में रहता हूँ, तो मैं उसको समझ सकता हूँ कि यहाँ पर एक बिल्डिंग खड़ी करने में मेरे ख्याल से 1 से स्टार्ट्स, और हाई राइज़ से कितनी भी बड़ी हाई राइज़ हो, अगर कोई मेजर मसला नहीं है, तो 2 से 3 साल के अंदर वो हाई राइज़ बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट 60 फ्लोर्स, 50 फ्लोर्स और मोर देन दैट। हुँ, तो बहुत आराम से, क्योंकि यहाँ ज़ाहिर-सी बात है, एक तो आई मीन रेड टेप नहीं है उस तरह का, गवर्नमेंट आई एम श्योर इज़ इंसेंटिवाइजिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स, और इसी हुँ, वजह से यहाँ पर कभी भी हाउसिंग क्राइसिस उस तरह से नहीं आता। मतलब ठीक है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इंडिजिनस नहीं है, जिसकी वजह से बूम एंड बस्ट बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन ये कि बूम आने में देर नहीं लगती। जैसे कनाडा के अंदर अभी, अब वो अगर वो आज प्लान करेंगे तो आई थिंक 5 से 6 साल लग जाएँगे। लेकिन इनको अगर ये हुँ, सोचना है कि आज शुरू कर देना, तो वो 1 साल के अंदर ही बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरह बिल्कुल। यूएस में भी है, मतलब वहाँ पर भी जो ब्यूरोक्रेसी है वो आपको हर्डल उस तरह से नहीं देती जिस तरह से कनाडा में देती है। और इसके अलावा कनाडा क्या में बहुत ज़्यादा है। पॉइंट्स हैं? हाँ। हाँ, मैं इसका आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूँ, आपने 2 इयर्स का टाइम लिमिट बताया है दुबई के अंदर या यूएई के अंदर। कनाडा में इट टेक्स बिटवीन 5 टू 6 इयर्स टू कंप्लीट ए कॉन्डो प्रोजेक्ट, यानी कि स्टार्ट टू फिनिश। तो हुँ, कितना, यानी कि 3 टाइम्स मोर इसमें लग रहा है टाइम। हुँ, और दूसरे फैक्टर जो हैं यूएस के अंदर वो ये है कि यूएस क्योंकि इटसेल्फ काफ़ी बड़ी कंट्री है, तो उसकी मार्केट काफ़ी ह्यूज है, और एवरी स्टेट जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि उनके अपने टैक्सिंग लॉज़ हैं,
कुछ कुछ स्टेट में प्रॉपर्टी टैक्स कम है, कुछ में ज़्यादा है। कनाडा की तरह यानी कि सेम नहीं है ना, जो उसकी वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। फिर जो कुछ स्टेट्स हैं जो जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिज़नेसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे कि कैलिफ़ोर्निया, तो वहाँ तो ऑफ़ कोर्स प्रॉपर्टी कितने अरसे से जो है एक्सपेंसिव रही है। न्यूयॉर्क का एरिया वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव रही है। तो लोग वहाँ से निकल के फिर वो डैलस की तरफ जाते हैं, रिचर्डसन की तरफ जाते हैं या फिर कोलोराडो की तरफ जाते हैं जहाँ पे कंपैरेटिव प्रॉपर्टी प्राइसेज़ जो हैं वो कम है। तो लोगों के पास ये चॉइस होती है कि वो मूव कर सकते हैं यूएस में फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर। तो एक किसी एक जगह पे जो है वो बॉटलनेक नहीं बनता, जिस तरह कनाडा में टोरंटो है, वैंकूवर है, वो बॉटलनेक है, यानी कि सब के सब वहीं पे आके सेटल होते हैं क्योंकि सारी एक्टिविटी वहीं होती है। हुँ, सस्केचुअन में तो कुछ भी नहीं होता फार्मर्स के अलावा। तो हुँ, उसकी वजह से वो 2 सिटीज़ हमेशा कंजेस्टेड रहते हैं, क्राउडेड रहते हैं, तो वहीं पे डिमांड सारी होती है, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसकी प्राइस शूट कर देती है। यूएस में राइट, ऐसा नहीं है, यूएस में बहुत ऑप्शंस हैं लोगों के पास मूव होने के लिए। ठीक है, मैं हुँ, कैलिफ़ोर्निया, न्यूयॉर्क जो है वो टॉप रीजन है बिज़नेस एक्टिविटी के हवाले से, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ह्यूस्टन में जॉब नहीं मिलेगी या आपको एरिज़ोना में जॉब मिलेगी, जॉब्स आपको हर जगह मिलेंगी। लेकिन ऑफ़ कोर्स कम ज़्यादा होती हैं, लेकिन लोगों के पास चॉइस ऑफ फ्रीडम होता है कि वो कहीं भी मूव कर सकते हैं यूएस में। राइट, सही। तो ये अलोंग विद आई थिंक जो इमिग्रेट इमि इमिग क्योंकि मुझे याद है 2017 के अंदर जो कनाडा का पॉइंट बेस्ड सिस्टम है वो इट वेंट डाउन टू 414 जो सीआरएस सिस्टम होता है। और हुँ, हुँ। उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रम्प के कुछ एक्ट्स ऐसे थे जिसकी वजह से वो फिर वो बढ़ना शुरू हुआ था क्योंकि जितने भी लोग थे, इंडियंस खास तौर पे जो जो इंडियंस रेज़ाइड कर रहे थे यूएस के अंदर एच-1 के ऊपर थे या हुँ, और कोई और स्टेटस था, उनको वो सब कनाडा मूव ग्रीन हो कार्ड गए का थे। जो पाथ था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो वो सारे कनाडा मूव हुँ, कर रहे थे या ऑस्ट्रेलिया भी मूव किया उन्होंने लोगों ने। तो वहाँ हुँ, पर हुँ, वो पॉइंट सिस्टम जो था 414 से लेकर वो 440 पे गया, देन 450 एंड देन अप टिल 470 एंड देन कोविड आ गया, फिर 470 के बाद अब वो आई थिंक जब वो दोबारा से खुल रहा है तो 490s में जा रहा है और 500s के अंदर भी जा रहा है। तो वो एक दफ़ा एक 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 गलत डिसीज़न यूएस की तरफ से जो गलत डिसीज़न कह लें या जो उनके लिए जो भी कह लें उसको, लेकिन उसकी वजह से कनाडा इम्पैक्ट हुआ और आई थिंक उसी के बाद से हाउसिंग मार्केट भी इम्पैक्ट होना शुरू हुई। ज़ाहिर-सी बात है जो हाई नेट वर्थ लोग आएँगे या उनको कह लें कि जिनके पास डिस्पोजेबल इनकम थी, जो घर खरीद सकते थे, वो लोग आ रहे थे। फिर हुँ। अलोंग विद ये जो वो चीज़ तो खैर यूएस में भी थी कि अलोंग विद उसमें जो इंटरेस्ट रेट कम हो रहे थे, उसकी वजह से। अच्छा अगर हम इंटरेस्ट रेट्स की बात करें यहाँ पर, हमने उसकी उसकी बात नहीं की है, क्योंकि ये भी एक बड़ा फैक्टर है हाउसिंग मार्केट के इंक्रीज़ होने का। बिल्कुल, बिल्कुल। एक मिथ ये थी कि भई सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है, तो उसकी वजह से मार्केट जो है हमेशा ऊपर चलती रहेगी। एक अगर हुँ, आप किसी एक एवरेज बंदे से पूछें ना कनाडा में अब तो नहीं लेकिन अगर 6 महीने पहले पूछते तो वो बोलते कि रियल एस्टेट ऑलवेज़ गोज़ अप। यस। लेकिन हकीकत ये है कि रियल एस्टेट का ताल्लुक बहुत हद तक रियल एस्टेट जो जो मॉर्गेज रेट होता है उसकी उससे होता है। अगर इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 0 हो या 0.5% हो, तो इट इज़ लाइक फ्री मनी। यानी कि इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी आपका 2% से ऊपर होता है, यानी कि नॉर्मल टाइम्स में। इस वक़्त तो 7-8% पे चल रहा है और अगर इन्फ्लेशन इतना हाई हो और इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका बिलो 1% हो, तो यू आर बेसिकली गेटिंग नेगेटिव इंटरेस्ट रेट इन हुँ, इन दैट सेंस। तो आपके लिए वो फ्री मनी है, तो क्यों लोग उसको लेवरेज नहीं करेंगे? मतलब ये तो एक नेचुरल टेंडेंसी है लोगों की। तो हुँ, ये एक मेजर वजह थी कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतना लो रखा हुआ था कि ऑलमोस्ट फ्री मनी मिल रही थी। तो लोगों ने दबा के उससे मॉर्गेजेस लिए और घर खरीदे। लेकिन हुआ उससे हुआ ये कि एक पाइल ऑफ डेट बनना शुरू हो गया कंज़्यूमर लेवल के ऊपर। यानी कि जो कंज़्यूमर डेट इस वक़्त देखें आप चाहे यूएस में देखें, कनाडा में देखें या किसी भी वेस्टर्न कंट्री में देखें, इट हैज़ बीन ऑल टाइम हाई। तो इतने हाई डेट के ऊपर जब इंटरेस्ट रेट दोबारा से ऊपर जाता है ना, तो वो जो डेट सर्विसिंग कॉस्ट है, यानी कि आपने जो इंटरेस्ट पे करना है उसके ऊपर, दैट बिकम्स डिफिकल्ट टू पे बैक। तो फिर जब आप इतना उसको लो करके दोबारा से बढ़ाते हैं ना, तो इतना हाई डेट लेवल के ऊपर आपकी जो मॉर्गेज मंथली पेमेंट है, वो अब अनअफोर्डेबल नहीं रही। तो उसकी वजह से जो डिमांड है ना, वो ऑलमोस्ट किल हो गई है। यानी कि वो जो मिथ थी लो सप्लाई की, अब वो अब आपको कोई नज़र नहीं आता वो बोलते हुए, क्योंकि अब डिमांड हुँ, बिल्कुल खत्म ही हो गई है एक तरह से। तो हुँ। आने वाला जो वक़्त है, वो भी यही हमें ये आउटलुक देता है कि एज़ लॉन्ग एज़ द इंटरेस्ट रेट रिमेन्स एट दैट लेवल, आई डोंट सी एनी मेजर डिमांड इन द रियल एस्टेट मार्केट। यानी कि और जो अगेन इन जेन्युइन बायर्स हैं, इंटरेस्ट वो रेट तो खरीदेंगे, यस, यस इंटरेस्ट लेकिन रेट जो अगेन वो इन्वेस्टर क्लास है, डिपेंड वो हाँ। हाँ, 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 हाँ। कंटिन्यू, कंटिन्यू। तो जो जेन्युइन बायर्स हैं, वो तो हमेशा हर मार्केट में रहते हैं, वो तो अभी भी हुँ, खरीदेंगे। लेकिन हुँ, एक जो ख़ास करके इन्वेस्टर तबका था, जिन्हें सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट करनी है, अपना कैश पार्क करना है, वो अब गायब हो गए क्योंकि उनके लिए अब वो वायबल ही नहीं रहा, इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्टमेंट करने का। क्योंकि जो रेंट है, वो उसको कवर नहीं करेगा आपके एक्सपेंसेस को, आपको अपनी पॉकेट से उसको कवर करना पड़ेगा।
अच्छा, और अगर इंटरेस्ट इसको रेट थोड़ा-सा जब एक्सप्लेन भी तक कर दो कि ये किस तरह, मतलब ये हुँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा यूज़र्स के लिए कि किस तरह से इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट कर रहा है, एग्ज़ैक्टली कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन कैसे इम्पैक्ट कर रहा है कि कोई बंदा और एक्जिस्टिंग होम बायर के लिए, आई मीन न्यू होम बायर के लिए और एक्जिस्टिंग होम ओनर के लिए, ये किस तरह से हुँ, फ़र्क है? क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे जो आइडिया है कि वो यूएस के अंदर जो एक्जिस्टिंग होम ओनर्स हैं, एटलीस्ट उनको एक लॉक्ड रेट मिल रहा होता है, लेकिन जो कनाडा के अंदर है, वो लॉक्ड रेट नहीं होता, वो वेरिएबल होता है, और व्हाट व्हाट इज़ दैट डिफरेंस एंड हाँ। वो किस तरह से इम्पैक्ट करता है? हाँ, एक एक फ़र्क कनाडा यूएस में ये है कि कनाडा में आप दोनों रेट दोनों तरह के होते हैं, फिक्स भी और वेरिएबल भी। लेकिन फिक्स की जो मैक्सिमम टर्म होती है वो 5 इयर्स होती है कनाडा में। यानी कि आप अगर राइट, फिक्स रेट मॉर्गेज ले रहे हैं तो यू कैन ओनली लॉक इट फॉर 5 इयर्स। 5 इयर्स के बाद आपको दोबारा से उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। यूएस में ये होता है कि आप 30 इयर्स तक फिक्स कर सकते हैं रेट को। यानी कि आपने एक दफ़ा मॉर्गेज ली और आपको अच्छा रेट मिल रहा है तो यू कैन लॉक इट फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स। फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हुँ, ठीक है? लेकिन कनाडा में वो 5 इयर्स तक होता है। तो एक तो फिक्स्ड रेट की कैटेगरी है और दूसरी है वेरिएबल रेट की कैटेगरी। अब लास्ट 2 इयर्स में हुआ ये कि रेट्स इतने लो थे, जो डेल्टा था वेरिएबल रेट का और फिक्स्ड रेट का वो काफ़ी ज़्यादा था, यानी कि ऑलमोस्ट मोर देन 1%। यानी कि मैंने जब अपनी मॉर्गेज रिन्यू करवाई, तो मुझे जो रेट ऑफर हो रहा था वेरिएबल पे वो था 1.4% और फिक्स था 2.4%, तो काफ़ी फ़र्क था। और ज़हन में किसी के था नहीं कि बैंक इतनी तेज़ी से रेट हाइक कर देगा। ओके, हमने सोचा ओके, था कि अगर करेंगे भी तो वो 0.25% पर क्वार्टर बढ़ाएँगे तब तक हम उसको ओके, कैच अप कर लेंगे। लेकिन उन्होंने लास्ट 6 मंथ में 3% रेट बढ़ा दिया। तो हुँ, ऑफ कोर्स उसपे लोगों लोगों की मॉर्गेजेस पे इम्पैक्ट आया। तो राइट, अगर वेरिएबल रेट होता है तो आपकी मॉर्गेज जो है ना वो फिर रेट के हिसाब से जो है फ्लक्चुएट करती है, जो पे मंथली पेमेंट होती है। तो अब जब तक रेट दोबारा से नीचे नहीं आते, आई डोंट सी द मार्केट इज़ गोइंग टू बी बैक हुँ। ऑन प्रीवियस प्रीवियस प्राइसेस। अच्छा, यूएस के अंदर फिर अगर देखा जाए किसी ने अच्छे रेट के ऊपर लॉक कर लिया हो, लेकिन अगेन वही बात है कि ये डिपेंड करता है कि डेल्टा कितना था। अगर आपको हुँ, 1 1.5% का डेल्टा मिल रहा है, तो लोग हमेशा उसको प्रेफ़र करेंगे कि यार जो आज मिल रहा है वो इसमें थोड़ा लेसन भी है कि भाई बिल्कुल। शॉर्ट साइटेडनेस नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं पता कि जो है ना आगे क्या होगा। लेकिन वाक़ई में आज से लेट्स से 1 साल पहले किसी को नहीं, ये सोच भी नहीं सकता था कोई। इवन वो जो जो फेड का चेयरमैन है, वो क्या नाम है उसका, पाउल, हुँ, जेरेमी जब पाउल आउट ना? हुँ, तो वो भी हुँ, ये कहता था कि नहीं-नहीं, ये सब कुछ सही चल रहा है और ऐसा कुछ नहीं होगा और इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कोई नहीं सोच सकता हाँ, था कि आज से 1 साल पहले जो है ना ये इस तरह से सिचुएशन हो जाएगी। लोग हमेशा अपना $100 तो बचा लेंगे, लेकिन बाद में नहीं सोच रहे कि वो जो, और इसी वजह से आई थिंक इवन कनाडा के अंदर भी उन्होंने वो 5 साल का जो लॉक इन पीरियड कर सकते थे, उसको भी उन्होंने शुरू से ही वेरिएबल रखा होगा। जिसकी वजह से वो हाँ, इम्पैक्ट अभी नज़र आ रहा है। बिल्कुल। असल में प्रॉब्लम ये है कि जो चेयरमैन बैंक ऑफ कनाडा के हैं, उन्होंने भी 2 साल पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि हम इंटरेस्ट रेट को अभी बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएँगे, अगले 2-3 साल तक। ये उनकी स्टेटमेंट थी, जो ऑफ कोर्स नेशनल लेवल पे सबने देखी थी और फिर लोगों ने उसपे बिलीव करके आगे इन्वेस्टमेंट एक्शंस लिए। लेकिन अब वो चेंज सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। तो और उसकी वजह ऑफ कोर्स यही है कि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। जब इन्फ्लेशन को इतनी ज़्यादा ऊपर ऊपर हो जाए तो लाज़िमन उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है और वो यही कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट फ़ौरन नहीं आता है, देखिए आज जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं ना तो कंज्यूमर मार्केट में उसका इम्पैक्ट आते-आते टाइम लगता है। इट टेक्स ऑलमोस्ट 1 ईयर टू एक्चुअली सी द इम्पैक्ट इन द रियल इकोनॉमी। तो यही वजह है कि इन्फ्लेशन अभी भी हाई है कि इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ गया है। तो इसको अभी कंट्रोल होने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। सही। तो अगर हम चलो ये तो समझ में आ गया ना, 3-4 मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कनाडा की हाउसिंग मार्केट और इनफैक्ट किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री की जो कि इमिग्रेंट फ्रेंडली हो, उसकी हाउसिंग हुँ। मार्केट इस वक़्त डिक्लाइन पर है। मैं कुछ दोस्तों से ऑस्ट्रेलिया में बात कर रहा था, उनका भी कोई इसी तरह की सिचुएशन है। अगर हम बात करें आगे की कि मार्केट आउटलुक आगे है क्या, और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वुड दिस गो ट्रेंड गोइंग टू गो फॉरवर्ड लाइक दिस, और इंटरेस्ट रेट्स का क्या स्टेटस हो सकता है? ऑल्दो कि हम अगेन क्रिस्टल बॉल तो किसी के पास नहीं है, लेकिन फिर भी हुँ। एक एक एजुकेटेड गेस हम लगाना चाहें तो वो उसमें हम क्या कह सकते हैं और क्या आउटलुक कैसी होगी? तो आउटलुक इस वक़्त ये है कि क्योंकि रिसेशन तो ऑलमोस्ट इनेविटेबल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जॉब लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरी टेक कंपनी जो है वो जॉब लॉसेस अनाउंस कर चुकी है। सिस्को में जहाँ जहाँ मैं काम करता हूँ, उन्होंने भी ऑलमोस्ट 5% रिडक्शन अनाउंस की है लास्ट वीक। रियली? तो सिस्को का अभी तक न्यूज़ में नहीं हाँ, आया था। हाँ, अभी इन्होंने लास्ट वीक अपनी अर्निंग्स Q2 की अनाउंस की हैं, तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि 5% अपना वर्कफ़ोर्स रिड्यूस करेंगे। हुँ। तो इन तमाम चीज़ों से हमें ये तो पता लग रहा है कि रिसेशन तो ऑलमोस्ट आने वाला है। अब वो ऑफ़िशियली कब डिक्लेयर होगा तो नोबडी नोज़, लेकिन जो हमें चीज़ें विज़िबल हैं इकोनॉमी के अंदर तो वो तो काफ़ी नेगेटिव है।
तो और फिर इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से जो डेब्ट सर्विसिंग कॉस्ट है लोगों की, कंज्यूमर हाउसहोल्ड की खास तौर पे, जो क्रेडिट कार्ड लोग अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मज़ीद सर्वाइव करना। तो इस पूरे सिनेरियो में जो ओवरऑल परचेज़िंग पावर है लोगों की, वो तो अब काफ़ी कम हो जाएगी ना। लोगों की हुँ, जॉब्स जा रही हैं, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो एक्जिस्टिंग डेट है, वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो मज़ीद वो फिर अपने आप को लेवरेज नहीं कर पाएँगे। जब लेवरेज नहीं कर पाएँगे तो ऑफ़ कोर्स हाउसिंग तो चलती ही लेवरेज के ऊपर है, तो वो फिर मज़ीद स्लो डाउन होगी। तो ये ऑल्सो डिपेंड करता है कि इन्वेंटरी कितनी अब बढ़ती है आगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि समर से पहले स्प्रिंग मार्केट में, खासतौर पे कनाडा में इन्वेंटरी दोबारा से आएगी कंपेयर टू जितनी अभी है। तो उस इन्वेंटरी आने की वजह से फिर जो प्रेशर इस वक़्त है, वो मज़ीद कम होगा। हुँ। क्योंकि प्राइस अभी काफ़ी टाइट है, क्योंकि घर ही नहीं है बेचने के लिए घर मार्केट में, तो ऑफ़ कोर्स अ, अभी भी प्राइस इसकी वजह से थोड़ी-सी स्टेबल है। लेकिन जब घर ज़्यादा आ जाएँगे मार्केट में, तो ऑफ़ कोर्स प्राइस जो है मज़ीद डाउन होगी। तो अच्छा, हू लेकिन नोज़ फिर इस पे एट द मतलब सेम किसी को टाइम ऑप्शन वो नहीं है। इमिग्रेशन भी बढ़ जाएगी, इमिग्रेशन नंबर्स एटलीस्ट हाँ, अगर कनाडा के लेवल पे देखें और इवन ऑस्ट्रेलिया ने भी अनाउंस किया, लेकिन कनाडा के लेवल पे देखें तो उन्होंने भी इमिग्रेशन लेवल भी बढ़ा दिए हैं, बिल्कुल। तो इमिग्रेशन से ऑफ़ कोर्स रेंटल तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। लोग हुँ, फ़ौरन के साथ आके घर तो नहीं खरीदेंगे ना, रेंट बिल्कुल। लेंगे। तो फौरी तौर पे रेंट पे काफ़ी प्रेशर आएगा, रेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। लेकिन जो हाउस प्राइस है, उसमें अभी बेहतरी आने में टाइम लगेगा, जब तक इंटरेस्ट रेट दोबारा से नीचे नहीं होता। राइट, ओके। तो मतलब आउटलुक में देखा जाए तो अगर किसी को घर लेना है कनाडा में तो वो अपने सिचुएशन के हिसाब से ही ले, ये ना देखे कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि हुँ, अगर एज़ एन इन्वेस्टर आई डोंट थिंक सो कि कोई इट इट मेक्स सेंस एज़ ऑफ नाउ कि क्या बनता है अनलेस एंड अंटिल यू हैव गुड कैश, क्योंकि कैश बायर के लिए तो कोई मसला नहीं होगा आई थिंक। वो तो हाँ। बहुत अच्छी नेगोशिएशन पावर के ऊपर होगा बिल्कुल, इस वक़्त भी। कैश अगर किसी के पास कैश है तो ये तो बेस्ट टाइम है बाय करने का, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह नेगोशिएट कर सकते हैं, बेस्ट डील उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपने मॉर्गेज पे लेनी है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना हाई है, और फिर मॉर्गेज क्वालिफिकेशन यानी कि कनाडा में एक चीज़ होती है स्ट्रेस टेस्ट। वो ये होता है कि जब आप मॉर्गेज लेने जाते हैं, तो जो बैंक है आपको क्वालीफाई करता है जो करंट रेट है उसमें 2% और ऐड करके, ताकि वो देखें कि इसके पास कितनी अच्छा, कैपेसिटी है अपने आप बिफ़ोर को स्ट्रेच बिफ़ोर करने यू की। यू गो इनटू स्ट्रेस टेस्ट, ये बहुत अच्छा पॉइंट था, मैं भूल गया था। स्ट्रेस टेस्ट होने के बावजूद ये लोग लोग क्यों रो रहे हैं इस वक़्त? कि या तो वो उसमें सिस्टम में कोई फ्लॉ था कि स्ट्रेस टेस्ट उन्होंने सही किया नहीं, या स्ट्रेस टेस्ट ने इतना फ़ोर्स ही नहीं किया था कि ये इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। क्या इन 2 में से क्या सिचुएशन थी? हाँ। स्ट्रेस टेस्ट का ये होता है कि जब रेट इतना कम था ना, तो उन्होंने ये डिफाइन की थी रिक्वायरमेंट कि 5.25% पे हम क्वालिफाई करेंगे। या तो 5.25% हो, या जो करंट रेट है उसमें 2% एक्स्ट्रा। राइट, तो रेट पहले था 1.5 आज ठीक से है, साल पहले। ठीक है। तो 1.5 पे 2% ऐड भी कर लें आप, तो बनता है वो 3.5। यस। 3.5 स्टिल अफोर्डेबल। अब रेट पहुँच गया है ओवर 5%, हुँ, और उसमें जब आप 2% ऐड करेंगे तो यू आर क्वालिफाइड एट 7.5%। राइट। तो मैसिव डिफरेंस आ गया ना। हुँ, तो उसकी वजह से क्वालिफ़िकेशन तो अब और मुश्किल हो गई है। और हुँ। दूसरी वजह ये है कि ऑफ द रिकॉर्ड, अंडर द टेबल काम चल रहा था पहले भी काफ़ी ज़्यादा। यानी कि किसी की अच्छा, क्वालिफ़िकेशन नहीं भी हो रही है, तो सही। कहीं न कहीं से मॉर्गेज आपकी हो जाती थी। तो हुँ। ये भी सारे काम हुए। तो अब उन्होंने उस वक़्त तो मॉर्गेज करवा ली, लेकिन अब जब इंटरेस्ट रेट इतना हाई हो गया है, तो जो मंथली पेमेंट है वो अफोर्डेबल नहीं रह रही ना। तो लोग हुँ। इस वजह से परेशान हैं। चलो यार, ये तो सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि इसमें इमिग्रेशन क्या इम्पैक्ट है, मैक्रो इकोनॉमी का क्या इम्पैक्ट है, और इसके अलावा जो उनके सिस्टम्स बने हुए हैं कनाडा में, क्योंकि मैं देख रहा था कुछ ट्विटर के ऊपर के कुछ लोग इस तरह की बात भी कर रहे थे कि यार कुछ क्वेश्चन्स थे जो अभी इनफैक्ट वो इस प्रोटेस्ट हो रहे थे कनाडा में, अक्रॉस कनाडा के ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, लोग कह रहे थे इसको कम करें, तो ऑफ कोर्स वो तो गवर्नमेंट इस बेसिस के ऊपर तो नहीं करेगी कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। लेकिन हुँ, उस पे कुछ लोग कह रहे थे कि यार ये स्ट्रेस टेस्ट में आए क्यों नहीं ये लोग? तो वो पॉइंट समझ में आता है कि आइदर उन लोगों ने इतना स्ट्रेस टेस्ट में इतना फोर्स ही नहीं हुआ था, या फिर वो कुछ लोगों ने, क्योंकि इन ऑल केसेस कोई भी बंदा, कोई नॉर्मल प्रोफेशनल अगर लेट्स से 1 डेढ़ लाख डॉलर सैलरी कर रहा हो, या हाउस होल्ड की 2 लाख डॉलर्स भी हो, तब भी वो मल्टीपल प्रॉपर्टीज नहीं ले सकते। इवन अगर वो प्रॉपर सिस्टम के थ्रू जाएँगे। हुँ, मतलब 2 प्रॉपर्टीज ले लेंगे, लेकिन 2 से ज़्यादा शायद ना ले पाएँ। तो वो प्रॉब्ली वो किसी तरह से डिसीव कर रहे थे सिस्टम को। तो अगर आगे बिल्कुल। जाएँ और जो एक्जिस्टिंग होम ओनर्स हैं उनके लिए जो पॉसिबली फँसे हुए हैं, या फिर जो आगे आने वाले इमिग्रेंट्स हैं, या फिर जो नया बंदा एंटर कर रहा है,
बल्कि मैं हुँ, इनफैक्ट हम लोगों की ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है, तो मैं उसमें ये आज से कोई 8-10 महीने पहले मैं कहता भी था कि यार ये जो हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी लेट्स से कोई मेरे अपने लेट्स से कोई जानने वालों में कोई यंग बंदा जाता है पाकिस्तान पाकिस्तान से जाता है या यूएई से जाता है, कहीं से भी जाता है, कनाडा लैंड करता है और उसको इवेंचुअली लेट्स से वो स्टूडेंट वीज़े पे जाता है और उसके बाद वो मूव करता है जॉब्स के ऊपर, जॉब में उसको जॉब मिलती है $1,00,000 की। तो मैं जिस तरह से लोग कहते थे ना कि हाउसिंग प्राइस हमेशा ऊपर जाती है, तो आज अगर मेन डाउनटाउन के अंदर या डाउनटाउन ना भी लें तो सबर्ब्स के अंदर इतने महँगे वो जो हाउसिंग थी, उसके अंदर वो बंदा कैसे खरीद सकता है? एक एक सिंगल अर्नर एक फैमिली के लिए घर खरीद ही नहीं सकता। तो हुँ, आगे आने वालों के लिए अब ख़ैर वो चेंज हो गया है सिचुएशन और एक चीज़ ये होती है ना जो बूम एंड बस्ट साइकिल होती है वो नज़र आ जाती है आपकी लाइफ़ टाइम के अंदर आपको मिल जाती है। जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर किसी ने स्टार्ट किया हो इन्वेस्टमेंट कोविड के बाद से लेट्स से 2020 के मिड से स्टार्ट किया हो किसी ने इन्वेस्टमेंट करना और आज तक इन्वेस्ट करा हो पिछले 2.5 साल के अंदर या 3 साल के अंदर, उसको तो लगेगा स्टॉक मार्केट सिर्फ़ ऊपर जाती है। लेकिन वो अभी अपने आप को रिसेंटली जीनियस किस समझेगा। हाँ, वो अपने आप बिल्कुल, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली और इसी तरह से जो हाउसिंग मार्केट के अंदर हाँ, कोई घुस गया 2017 में कनाडा की, वो भी अपने आप को जीनियस समझेगा। लेकिन उसके बिल्कुल। लिए बस साइकिल देखना ज़रूरी होती है कि अभी आपने कुछ नहीं पता कि कब एकदम से नीचे आ जाए, तो वो लाइफ़ टाइम में हुँ, आपको 2-3 दफ़ा इस तरह के सिनेरियोज़ मिलते हैं। वो जब मिल जाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन आगे लोगों के लिए अगर ये कोई पॉडकास्ट देख रहा हो, आज देख रहा हो, 8 से 5 साल बाद देख रहा हो, 10 साल बाद देख रहा हो, तो उसको हुँ, एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि यार ये चीज़ कभी भी हो सकती है। तो बिल्कुल। जो नए बायर्स हैं, उनके लिए और जो एक्जिस्टिंग होम ओनर्स हैं, जो फँसे हुए हैं, उनके लिए वो क्या क्या अगर कोई टिप्स हों, वो किस तरह से अपने आप को अवॉइड कर सकते हाँ, हैं या क्या क्राइटेरियाज़ होने चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैं खुद इसमें फँस चुका हूँ। मैं 2016 में मूव हुआ था कनाडा। ऑफ़ कोर्स मुझे कोई कनाडा की हिस्ट्री का पता नहीं था, फाइनेंशियल हिस्ट्री का। और मैंने भी 2017 में एक डिप आया था कनाडा में मार्केट का। उसमें भी ये हुआ था कि इंटरेस्ट रेट एकदम से बढ़ा था और मार्केट बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट हो गई थी। तो मैं उसमें फँस गया था क्योंकि मैंने अपना घर आगे खरीद लिया था, जो पहला घर था वो बेचा नहीं था। जब मैं बेचने के लिए अपना घर लगाया तो मार्केट क्रैश हो गई थी। तो आई टूक सिग्निफिकेंट लॉस। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप इस मार्केट में कोई ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप मार्केट के किस सेकंड में हैं। तो हुँ, जो एक्जिस्टिंग बायर हैं, उनको तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि भाई किसी तरह अपने आप को सस्टेन करें। क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट में 2023 के बाद से रेट दोबारा से नीचे आएगा। यानी कि ये तो ईयर खत्म ही हो गया, लेकिन 2023 भी इसी तरह से रहेगा। जैसे ही रेट्स नीचे आएँगे, दोबारा से वो मार्केट दोबारा से एक्टिव हो जाएगी। तो जितना आप कोशिश कर सकते हैं, अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप सेल करेंगे, तो आपको नुकसान होगा काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंट। इसमें एक और पॉइंट जो मैं भूल गया उस टाइम पर वो टेनेंट्स का भी है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जो एक्जिस्टिंग हाँ, होम ओनर है या तो वो लेट्स से होम ओनर है जो खुद रह रहे हैं उस घर में, वो तो चलो सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन जो बेचारे जिन्होंने रेंट पे दिया हुआ है और जो टेनेंट्स कोई मसला करता है हुँ, कनाडा में वो एक अलग मसला है। हमने उस पे बात नहीं की, वो थोड़ा-सा उसको भी ज़रा टच हाँ, कर लें अगर। बिल्कुल। अच्छा, टेनेंट का इश्यू ये है कि टेनेंट्स के यहाँ पे बहुत राइट्स हैं। हुँ, ये अगर टेनेंट रेंट देना ही बंद कर देना, आप उसको एविक्ट नहीं कर सकते। हुँ, आपको उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, फिर एक यहाँ पे लैंडलॉर्ड और टेनेंट का बोर्ड है। आप वहाँ जाके एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, फिर वो आपका केस सुनते हैं, हियरिंग होती है। एक तरह से वो छोटी-सी कोर्ट होती है वो। उसके बाद जज डिसाइड करता है कि वेदर द टेनेंट शुड बी एविक्टेड और नॉट। तो इट्स वेरी कम्बरसम प्रोसेस। तो जो हुँ, लैंडलॉर्ड भी हैं, उनको भी ये पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं टेनेंट घुसा रहा हूँ घर में, एक दफ़ा टेनेंट घुसा दिया आपने, तो आप उसको निकाल नहीं सकते ईज़िली, हुँ, अनलेस हुँ, कोई मेजर मेजर रीज़न ना हो। तो हुँ, और रेंट बढ़ाने का भी इसको ना एक कंट्रोल प्रोसेस है, यानी कि गवर्नमेंट ने तय किया है कि एक्स परसेंट रेंट पर ईयर बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि हुँ, लास्ट 2 इयर्स में जब कोविड हुआ था, तो रेंट फ्रीज़ कर दिया था गवर्नमेंट, कि आप रेंट बढ़ा नहीं सकते बाय लॉ। फिर हुँ। उन्होंने 2021 के दिसंबर के बाद से उन्होंने कहा था कि आप 1.2% बढ़ा सकते हैं। तो रेंट भी कंट्रोल भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो टेनेंट्स के यहाँ पे काफ़ी राइट्स हैं। तो लैंडलॉर्ड अगर आप बनना भी चाह रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपने अपने आप को इतना आपने अपनी कैपेसिटी रखनी है कि अगर टेनेंट रेंट देना बंद करे, तो आपके पास थोड़ा बहुत कैश हो, जो आप एग्ज़ैक्टली, उसको अपने आप को सस्टेन कर सकें। राइट। तो ये तो टेनेंट के और पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया और अगर अगर आप खुद रह रहे हैं घर में, हुँ, तो उसको सस्टेन तो करना पड़ेगा उसमें मतलब एट लीस्ट फॉर हाँ, 1 ईयर। बिल्कुल, आप अपने दूसरे खर्चे कट डाउन करें और किसी तरह मॉर्गेज को पे करें, क्योंकि हो भी यही कि नेक्स्ट बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर ये रेट्स दोबारा से जो है नीचे आएँगे और फिर मार्केट दोबारा से अच्छा जब ये स्ट्रॉन्ग हो नीचे जाएगी। आएँगे रेट्स तो आई वाज़ जस्ट हुँ, थिंकिंग कि लेट्स से अगर किसी का रेट बढ़ गया है और ये जो वेरिएबल रेट होता है ये कितना जल्दी इम्पैक्ट करता है? यानी कि आज रेट बढ़ते हैं तो मॉर्गेज के ऊपर उसी हुँ, महीने इम्पैक्ट पड़ जाता है या इट टेक्स सम टाइम एंड देन फॉर द सेक ऑफ सेम थिंग अगर नीचे जाते हैं रेट्स तो भी फॉरेन इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ।
तो वेरिएबल में भी 2 तरह की मॉर्गेजेस होती हैं। एक वो जिसमें आपकी मंथली पेमेंट स्टैटिक होती है, यानी कि इंटरेस्ट राइट, रेट अगर बढ़ भी रहा है, तो आपकी मंथली पेमेंट पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन होता ये है कि जो पेमेंट के अंदर 2 पोर्शन होता है ना, एक इंटरेस्ट का पोर्शन होता है, एक प्रिंसिपल का पोर्शन होता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा होता है, तो वो आपका इंटरेस्ट का पोर्शन बढ़ना शुरू हो जाता है मंथली पेमेंट में और राइट, प्रिंसिपल कम होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक, अगर आपकी पेमेंट अभी है $2000, ठीक है? और आपका रेट है 1.5%। ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ अगर 1.5 से वो 2% हो जाता है, हुँ, तो आपकी वो जो पेमेंट थी 2000 की जिसमें 1500 प्रिंसिपल जा रहा था और 500 इंटरेस्ट में जा रहा था, अब वो $1000 हो जाएगा इंटरेस्ट और हुँ, प्रिंसिपल कम होके $1000 हो जाएगा। यानी कि जो आपने प्रिंसिपल पे ऑफ कर रहे हैं, वो कम हो जाएगा। राइट, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है कि अगर इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि आपकी जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो मंथली पेमेंट से ही बढ़ जाए, हुँ, नाउ दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो फिर बैंक कहता है कि अब हमें मजबूरन आपकी मंथली पेमेंट बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि जो मिनिमम इंटरेस्ट आपने पे करना है, वो हुँ, आपकी पेमेंट से आ ही नहीं रहा। हुँ, 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 तो हुँ। एक तो ये तो कैटेगरी होती है, ये दूसरी होती है सबके साथ इम्प्लीमेंट होता है? लेट्स से अगर, हाँ, और फिर ज़ाहिर-सी बात है जब ये होगा तो आपकी जो कॉस्ट जो ड्यूरेशन है लोन का वो बढ़ जाएगा, अगर ये बढ़ इस तरह जाएगा। से इम्प्लीमेंट होता है। बिल्कुल, ओके, बिल्कुल। एंड वो बढ़ एक और जाएगा। दूसरी कैटेगरी होती है, हुँ, एक तो ये होती है कि इसमें मंथली पेमेंट स्टैटिक आती है ना, दूसरी राइट, कैटेगरी होती है उसमें आपकी पेमेंट स्टैटिक नहीं है। जैसे ही रेट बढ़ता है इमीडिएटली नेक्स्ट डे से या नेक्स्ट मंथ अच्छा, की साइकिल से ओके, आपका मंथली पेमेंट भी बढ़ जाती है। उसमें एक प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की जो जो पोर्शन है, वो फिर सेम रहता है, क्योंकि हुँ। आपकी पेमेंट हर मंथ हिसाब से रेट के हिसाब से बढ़ रही है ना। लेकिन तो अगर ये आप स्टैटिक है जिस वक़्त मॉर्गेज ले रहे होते हैं उस टाइम पर ही आप डिसाइड करते हैं या बाद में हाँ, भी बीच में भी डिसाइड कर सकते हैं? बिल्कुल। जब आप मॉर्गेज अप्लाई करते हैं, तो आप सिलेक्ट करते हैं कि आपने कौन-सी कैटेगरी में अप्लाई करना है। अच्छा, 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 सही। तो ये हुँ, अगर देखा जाए तो वैसे तो बेहतर ये है कि आप उसको अपने ऊपर ले लें, जो भी आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है वो उस टाइम पे ही ले लें। लेकिन अगर आपके पास रूम नहीं है खेलने का, तो उस टाइम पे हुँ, प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हर चीज़ के अंदर जब भी आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें तो अपने आप को कन्फाइन ना कर लें। आपके पास हमेशा इमरजेंसी फंड होना चाहिए, हमेशा कुछ पॉट होना चाहिए जो कि आप उसको फाइनेंस कर सकें 6-8 महीने के लिए एटलीस्ट इस तरह की सिचुएशन में। हुँ। अच्छा कनाडा में ये इश्यू था कि क्योंकि कनाडा की मार्केट इतनी वोलेटिल रही है, तो लोग ये सोचते थे कि यार बस अभी घर खरीद लो, नेक्स्ट 2 ईयर में हम बेच देंगे इसको और अपना हाँ, पैसा निकाल लेंगे। रेट बढ़ भी हाँ। गया तो हू नोज़ हम सारी अपना फीस पैसा वगैरह निकाल सब के उसमें मूव आ ऑन हो जाएँगे। जाएगी। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये मेंटालिटी थी। लेकिन अब वो मार्केट बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोज़िट हो गई है, तो वो थ्योरी भी जो है ना फिट नहीं हो रही है इसके अंदर। राइट। चलो यार ज़बरदस्त यासीन, हुँ, इट इट हैज़ बीन अ फ्रूटफुल डिस्कशन और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिली हैं एंड आई होप कि जो लोग देख रहे हैं उनको भी कुछ चीज़ें ऐसी हों जो पता चली हों क्योंकि ये चीज़ सब जगहों पे इम्प्लीमेंट होती है। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया की बात करें तो शायद वहाँ पर उस तरह से इम्प्लीमेंट ना हो क्योंकि वहाँ हम लोग मॉर्गेज पे नहीं जाते लेकिन सूनर और लेटर वो कभी भी एक 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 प्रोसेस है क्योंकि कि कोई भी पाकिस्तान या इंडिया के अंदर डायरेक्ट अपनी कैश के ऊपर प्रॉपर्टी वैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अंदर भी कौन-सी अफोर्डेबिलिटी का इंडेक्स देखें तो वो तो कोई होगा ही नहीं क्योंकि है ही नहीं हमारे पास कोई एज़ सच बैरोमीटर्स। तो यहाँ पर हुँ, तो नज़र आ जाता है ना कि दुबई में देख रहे हैं हम या कनाडा में देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं, तो वो नज़र आ रहा होता है कि यार अच्छा अफोर्डेबिलिटी इस तरह की है। लेकिन फिर भी एक चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त कैश इकोनॉमी है, रियल एस्टेट कैश के ऊपर चल रहा होता है लेकिन उसमें अगेन ब्लैक मनी भी आ रहा होता है। तो बहुत सारे चीज़ें लिंक्ड होती हैं, तो हम कह नहीं सकते लेकिन एटलीस्ट आपकी एजुकेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि मॉर्गेज किस तरह से काम करती है। अगर आप कहीं इमिग्रेट करते हैं या आप दुबई आते हैं तो आपको किस तरह से क्योंकि दुबई की भी ऑलमोस्ट कोई इसी तरह की डायनामिक्स है, थोड़ा बहुत चेंज होता है लेकिन एटलीस्ट कुछ जो फंडामेंटल मैथ्स है वो इसी तरह की होती है। तो मैथ्स आपको पता होना चाहिए ताकि आगे कोई भी डिसीज़न ले रहे हो लाइफ़ के लिए बहुत बड़ा डिसीज़न होता है। मॉर्गेज टाइप की चीज़ का लोग मज़ाक समझते हैं, 25 साल के ऊपर आप टाई अप हो जाते हैं एक एक ऐसी चीज़ से बिल्कुल। जो आपको फिर बाद में लोग गालियाँ दे रहे होते हैं अपने घरों को कि यार हम कहाँ पर रह रहे हैं। उनको पता होता है कि उसकी ऑलरेडी वैल्यू कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है, लेकिन फिर भी उसकी एक अमाउंट देनी होती है आपको क्योंकि आप टाई अप हो हुँ, चुके होते हैं और उसको अबैंडन भी नहीं कर सकते। तो बिल्कुल। थैंक्स फॉर द टाइम यासीन और इन द एंड इफ यू वांट टू से समथिंग। बिल्कुल ये एक एजुकेशनल वीडियो थी ऑफ कोर्स ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं है लेकिन क्योंकि वली ने बताया मैं एक पार्ट टाइम रियल्टर भी हूँ लाइसेंस रियल्टर टोरंटो में। तो आप में से अगर कोई लोग जीटी में रहते हैं और उनको किसी किस्म की हेल्प चाहिए रियल एस्टेट के मुताबिक तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। चलो यार यासीन के आप टिकटॉक एंड यूट्यूब चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है यूट्यूब का चैनल एंड थैंक्स अ लॉट। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। यासीन से मेरा प्लान है कि मल्टीपल वीडियोस हम इस तरह से करेंगे ताकि नॉलेज शेयरिंग हो और हम उसके अंदर और चीज़ें देख सकें। इस तरह की कोलैबोरेशन से आई होप कि आप लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा। सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, मेरे चैनल को भी और यासीन के चैनल को भी। थैंक यू यासीन। थैंक नाइस यू। मीटिंग और बाद में बात करते हैं फिर। ओके। ओके, बाय।
आई होप यू लाइक द पॉडकास्ट, और अगर आपको पसंद आई हो पॉडकास्ट तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को भी और यासीन के चैनल को भी, लाइक कर दें इस वीडियो को भी, ताकि रीच बढ़ सके। आप डेफिनेटली कमेंट करें कि किस तरह के और टॉपिक्स आपको देखने हैं इस पॉडकास्ट के ऊपर, इस सीरीज़ के ऊपर। मैं और भी गेस्ट को बुला रहा होता हूँ, और इस तरह के और गेस्ट अगर आपको पता है कि और गेस्ट आ सकते हैं इस पॉडकास्ट के ऊपर, तो डेफिनेटली रिकमेंड ज़रूर करें मुझको, ताकि मैं उनको रीच आउट कर सकूँ। इससे पहले मैंने मल्टीपल टाइम्स यासीन के साथ पॉडकास्ट किए हैं, यहाँ पर उन कुछ 2 पॉडकास्ट का लिंक मैंने लगा दिया है एंड स्क्रीन के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।